स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी पर बेहद जरूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, आज का विषय है सहसंयोजक बंध, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड और उसके कुछ खास पैरामीटर्स। बिल्कुल, हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन पर रोशनी डालते हैं। हम खास तौर पर 3 चीजों को देखेंगे: बंध कोण, बंध एंथैल्पी और बंध लंबाई। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये पैरामीटर्स असल में तय करते हैं कि कोई अणु कैसा दिखेगा, कितना स्थिर होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। हाँ, तो आज इस विश्लेषण का मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से इन पैरामीटर्स को ठीक से समझें। देखें कि ये छोटी छोटी बातें अणु के बड़े गुणों को कैसे तय करती हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंध कोण, ये क्या होता है? बंध कोण देखिए, किसी अणु में जो एक केंद्रीय परमाणु होता है ना, उसके चारों तरफ जो दूसरे परमाणु जुड़े होते हैं बंध से, तो उन बंधों को बनाने वाले ऑर्बिटल्स के बीच का जो कोण होता है वही बंध कोण है। अच्छा, ऑर्बिटल्स के बीच का कोण। हाँ, और इसे जानना जरूरी क्यों है? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क, अरे इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये सीधे सीधे अणु के आकार, उसकी 3D शेप, उसकी ज्यामिति तय करता है। आकार? हाँ, आप सोचिए, परमाणु कैसे जुड़े हैं वही तो तय करेगा कि अणु स्पेस में कैसा दिखेगा। असल में वो जो VSEPR सिद्धांत है ना, हाँ, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। बिल्कुल, वो इसी पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े, चाहे वो बंध बना रहे हों या अकेले हों, वो एक दूसरे को धकेलते हैं, दूर रहना चाहते हैं, ताकि प्रतिकर्षण कम से कम हो। हाँ, और इसी वजह से अणु की एक खास ज्यामिति बनती है और उसका बंध कोण तय होता है। ये दिलचस्प है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को धकेलते हैं, पर क्या सारे युग्म एक जैसा ही धक्का देते हैं? मेरा मतलब जो बंध बना रहे हैं और जो खाली बैठे हैं, मतलब एकाकी युग्म। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। जो एकाकी युग्म होते हैं ना, मतलब लोन पेयर्स, हाँ, जो केंद्रीय परमाणु पर होते हैं पर बंध नहीं बनाते, हाँ, उनका असर बंध बनाने वाले युग्मों से ज्यादा होता है। वो ज्यादा जोर से धक्का देते हैं। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि वो थोड़े ज्यादा फैले हुए होते हैं स्पेस में, ओके। ज्यादा जगह घेरते हैं, तो उनका प्रतिकर्षण बल ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो मतलब एक तरह की रैंकिंग है प्रतिकर्षण की, कौन सबसे ज्यादा धक्का देता है? हाँ, स्रोतों के हिसाब से एक क्रम है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है दो एकाकी युग्मों के बीच, मतलब LP-LP। LP-LP, ठीक है। उससे कम होता है एक एकाकी युग्म और एक बंधी युग्म के बीच, यानी LP-BP। और सबसे कमजोर धक्का मुक्की होती है दो बंधी युग्मों के बीच, BP-BP। समझ गया। LP-LP, LP-BP, BB-BB। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी परमाणु पर एकाकी युग्म है, हाँ, तो वो बंध वाले युग्मों को ज्यादा दबा देंगे, बिल्कुल सही। वो उन्हें करीब धकेल देंगे। जिससे उनके बीच का कोण कम हो जाएगा, जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे। हाँ, बिल्कुल। एकाकी युग्म की वजह से अणु की जो आदर्श ज्यामिति होनी चाहिए थी, वो थोड़ी बिगड़ जाती है और बंध कोण असल में कम हो जाता है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं इसके? जरूर। अमोनिया, NH3 एक क्लासिक उदाहरण है। नाइट्रोजन बीच में है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और नाइट्रोजन पर एक एकाकी युग्म भी है। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए कुल। तो कोण 109.5 डिग्री जैसा होना चाहिए था। चतुष्फलकीय? हाँ, आदर्श रूप से 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन वो जो एक एकाकी युग्म है ना, उसका LP-BP प्रतिकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो HNH कोण को दबाकर करीब 107 डिग्री कर देता है। 109.5 से 107 डिग्री। अच्छा खासा फर्क है। और पानी का अणु H2O, उसमें तो ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। हाँ, पानी में स्थिति और भी नाटकीय है। ऑक्सीजन बीच में 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और उस पर 2-2 एकाकी युग्म है। ओह, तो यहाँ तो LP-LP प्रतिकर्षण भी होगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। 0.5 डिग्री से सीधा 104.5 डिग्री। गजब। मतलब ये एकाकी युग्म जो सीधे बंध में नहीं है, वो अणु की पूरी शक्ल बदल देते हैं। हाँ, यही तो आकर्षक बात है। कैसे ये अदृश्य एकाकी युग्म अणु की दिखने वाली ज्यामिति को आकार देते हैं। ये दिखाता है कि अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अणु का आकार और कोण वाला हिस्सा समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। उन बंधों को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगती है, इसकी बात करते हैं।
बंद एंथैल्पी क्या चीज है? बंद एंथैल्पी, या जिसे कभी-कभी बंद वियोजन ऊर्जा भी कहते हैं, वो ऊर्जा है जो हमें चाहिए होती है गैसीय अवस्था में 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए, किसी खास तरह के बंध को। तो मतलब बस ये बताती है कि कोई बंद कितना मजबूत है। ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा मजबूत। एकदम सही। ये बंध की मजबूती का एक क्वांटिफाइबल मेजर है, एक माप है। नियम सीधा है, जितनी ज्यादा बंद एंथैल्पी उतना मजबूत बंध, उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल। कोई उदाहरण है इसका संख्याओं के साथ? हाँ, जैसे हाइड्रोजन अणु H2, उसमें H-H बंध को तोड़ने के लिए 435.8 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा लगती है। 435.8, ठीक है। और स्रोतों में ये भी बताया है कि नाइट्रोजन अणु N2, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ऑक्सीजन अणु O2, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उससे काफी ज्यादा मजबूत होता है। मतलब N2 के बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ये तो ठीक है जब अणु में सिर्फ 2 ही परमाणु हों, जैसे H2, N2, O2, लेकिन बड़े अणुओं का क्या? जैसे पानी H2O, उसमें 2 OH बंध है। क्या वहां भी ऐसे ही होता है? वहां थोड़ी सी बारीकी है। 2 परमाणुओं वाले अणुओं के लिए तो बंध वियोजन ऊर्जा और बंध एंथैल्पी एक ही बात है। लेकिन जैसे पानी या मीथेन CH4 जैसे अणु, जिनमें एक ही तरह के कई बंध होते हैं। हाँ, मीथेन में 4 CH बंध। सही। तो ऐसे अणु में हर एक बंध को तोड़ने के लिए जरूरी ऊर्जा थोड़ी अलग-अलग हो सकती है। पहला बंध तोड़ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऊर्जा बदल सकती है। ओह, हाँ, इसलिए ऐसे मामलों में हम आमतौर पर औसत बंध एंथैल्पी की बात करते हैं। मतलब उस तरह के सारे बंधों को एक-एक करके तोड़ने में जो कुल ऊर्जा लगी, उसका औसत निकाल लेते हैं। क्या आप इसे पानी के उदाहरण से समझा सकती हैं? आपने कहा उसमें 2 OH बंध हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, पानी H2O से अगर हमें दोनों हाइड्रोजन निकालने हैं तो 2 कदम लगेंगे। पहला कदम, H2O से एक H निकालना, जिससे H और OH बनेंगे। ठीक है। इस पहले OH बंध को तोड़ने में लगभग 502 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लगती है। 502 किलोजूल मोल। हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, अब हमारे पास OH बचा है। अब दूसरा कदम, इस OH से बचा हुआ H निकालना, जिससे H और O बनेंगे। ठीक। इस दूसरे OH बंध को तोड़ने में थोड़ी कम ऊर्जा लगती है, करीब 427 किलोजूल प्रति मोल। 427। पहला 502, दूसरा 427। तो अगर कोई पूछे कि पानी में OH बंध की एंथैल्पी क्या है, तो हम क्या कहेंगे? हम इन दोनों का औसत लेंगे, 502 प्लस 427 बटे 2, जो कि 464.5 किलोजूल प्रति मोल आता है। यही पानी में OH बंध की औसत बंध एंथैल्पी मानी जाती है। 1 मिनट, ये बात थोड़ी अटपटी लगी। दोनों ही OH बंध थे, तो उन्हें तोड़ने में अलग अलग ऊर्जा क्यों लगी? 502 और 427 क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब H2O से पहला हाइड्रोजन हटता है, तो जो टुकड़ा बचता है, OH रेडिकल, उसका इलेक्ट्रॉनिक माहौल बदल जाता है। अच्छा। अब ऑक्सीजन सिर्फ एक H से जुड़ा है और उस पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी है। ये माहौल H2O अणु से अलग है। इस बदले हुए माहौल की वजह से दूसरे OH बंध की मजबूती थोड़ी कम हो जाती है और उसे तोड़ने में कम ऊर्जा लगती है। वाह! तो मतलब ये सिर्फ बंध के प्रकार, जैसे OH, पर ही नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि वो अणु के किस हिस्से में है और उसके आसपास क्या है। कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। यहाँ भी ये दिखाता है कि अणु के अंदर का माहौल कितना जरूरी है और क्यों हमें बड़े अणुओं में औसत मान लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये साफ हो गया। तो हमने अणु का आकार देखा, बंध की मजबूती देखी। अब तीसरा पैरामीटर, परमाणुओं के बीच की दूरी। बंध लंबाई, ये क्या है? बंध लंबाई जैसा नाम से ही लग रहा है, अणु में जो 2 परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, उनके नाभिकों के बीच की संतुलन दूरी है। मतलब वो औसत दूरी जहां उनके बीच खिंचाव और धक्के का बल बराबर हो जाता है। और इसे नापते कैसे हैं? ये तो बहुत छोटी दूरी होगी। हाँ, बहुत छोटी। इसे नापने के लिए खास तकनीकें हैं, जैसे एक्स-रे विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन। इनसे जो पैटर्न मिलता है, उसका विश्लेषण करके बंध की लंबाई पता लगाई जाती है। और इसे दिखाते किस में है? मीटर में तो नहीं दिखाते होंगे। नहीं, इसे पिकोमीटर, PM में दिखाते हैं, जो मीटर का खरबवां हिस्सा होता है, या फिर एंगस्ट्रॉम में,
जो 10 अरबवां हिस्सा होता है। और ये लंबाई मोटे तौर पर उन दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होती है। क्या एक ही तरह के दो परमाणुओं के बीच, जैसे दो कार्बन के बीच, बंध की लंबाई हमेशा एक जैसी रहती है या बदल सकती है? बदल सकती है और बदलती है। ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। अच्छा, कौन सी दो बातें? पहली चीज है परमाणु का आकार। जैसे जैसे परमाणु बड़े होते जाते हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, तो बंध लंबा हो जाता है। सीधी सी बात है, बड़े परमाणु ज्यादा जगह लेते हैं। ठीक है, आकार। और दूसरी चीज है बंध की बहुलता, मतलब मल्टीप्लिसिटी, या जिसे बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बने हैं, 1, 2 या 3, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, तो ज्यादा बंध होने से क्या होता है? परमाणु पास आते हैं या दूर जाते हैं? जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है, मतलब बंध क्रम 1 से 2 या 2 से 3 होता है, परमाणु एक दूसरे के और करीब खिंचते हैं, बंध की लंबाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा साझा इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों को ज्यादा मजबूती से खींचते हैं। ज्यादा गोंद जैसा समझ लीजिए। कार्बन परमाणुओं के बीच इसका कोई उदाहरण है? वो तो बहुत आम है। हाँ, कार्बन कार्बन बंध इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। स्रोतों में भी दिए हैं। एक सामान्य कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड CC करीब 154 पिकोमीटर लंबा होता है। 154 pm, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CCC जैसे एल्कीन में होता है, वो काफी छोटा होता है, करीब 133 pm। 154 से 133 pm, हाँ, छोटा हो गया। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CCC जैसे एल्काइन में होता है, वो और भी छोटा होता है, सिर्फ 120 pm। 154, 133, 120, वाह। तो इसे याद रखने का आसान तरीका है, ज्यादा बंध ज्यादा पास परमाणु। हाँ, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और देखिए, ये हमें वापस इन तीनों पैरामीटर्स के आपसी रिश्ते पर ले आता है। कोण, एंथैल्पी, लंबाई, ये सब जुड़े हुए हैं। ओह हाँ, ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं? लंबाई, मजबूती और कोण के बीच क्या संबंध है? खास तौर पर लंबाई, बंध क्रम और एंथैल्पी में एक गहरा रिश्ता है। मुख्य बात यह है, और इसे ध्यान से समझना जरूरी है, जैसे जैसे दो परमाणुओं के बीच बंध क्रम बढ़ता है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, हाँ, वैसे वैसे बंध की लंबाई कम होती जाती है। हमने अभी देखा 154 से 120 pm तक। और साथ ही बंध एंथैल्पी बढ़ती जाती है। अच्छा, मतलब बंध जितना छोटा उतना ही मजबूत। सामान्यतः हाँ, ये एक बहुत मजबूत ट्रेंड है। ट्रिपल बॉन्ड्स सबसे छोटे होते हैं और उन्हें तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। सिंगल बॉन्ड्स सबसे लंबे होते हैं और उन्हें तोड़ने में सबसे कम ऊर्जा लगती है। तो हाँ, छोटा बंध अक्सर मजबूत बंध होता है। ये सब जुड़ा हुआ है। ये तो वाकई सब चीजों को एक साथ जोड़ देता है। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ क्या है? सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या रहीं? संक्षेप में कहें तो हमने 3 अहम पैरामीटर्स देखे जो सहसंयोजक बंधों को परिभाषित करते हैं। संक्षेप में कहें तो हमने 3 अहम पैरामीटर्स देखे जो सहसंयोजक बंधों को परिभाषित करते हैं। पहला, बंध कोण, जो अणु की 3D शेप तय करता है और जिस पर एकाकी युग्मों का बहुत असर पड़ता है। हाँ, वो कोण को कम कर देते हैं। दूसरा, बंध एंथैल्पी, जो बंध की मजबूती का माप है और बड़े अणुओं में हम औसत मान लेते हैं, क्योंकि हर बंध को तोड़ने की ऊर्जा थोड़ी अलग हो सकती है। सही। और तीसरा, बंध लंबाई, यानी परमाणुओं के बीच की दूरी, जो परमाणु के आकार और बंध क्रम पर निर्भर करती है। और इन सब का मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो याद रखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये तीनों पैरामीटर, कोण, लंबाई, ऊर्जा, अलग थलग नहीं है। ये एक साथ काम करते हैं, एक जटिल लेकिन तार्किक तरीके से, और मिलकर अणु के व्यवहार और गुणों को तय करते हैं। उनकी संरचना, स्थिरता, उनकी प्रतिक्रियाशीलता, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। इन बुनियादी पैरामीटर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यही हमें बड़े पैमाने की चीजों को समझने में मदद करता है, जैसे कोई पदार्थ कैसा होगा या कोई रासायनिक क्रिया कैसे होगी। ये वाकई रसायन विज्ञान की नींव है। अच्छा, अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में आ रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर।
हमने देखा कि ये पैरामीटर्स अणु की सामान्य स्थिर अवस्था को बताते हैं, लेकिन अणु हमेशा शांत तो नहीं रहते। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अगर बाहरी हालात बदलें, जैसे तापमान बहुत बढ़ जाए या दबाव बहुत ज्यादा हो, तो इन बुनियादी पैरामीटर्स कोण, लंबाई, ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बदल जाते हैं? और अगर बदलते हैं तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि आणविक दुनिया स्थिर नहीं, गतिशील है। बाहरी कारक इन बुनियादी गुणों को बिल्कुल बदल सकते हैं। ये आगे सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने और सहसंयोजक बंध पैरामीटर्स के इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।